दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का बुक फर्स्ट का चैप्टर 2 का टॉपिक है, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों ये अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप अकाउंटिंग को स्टडी करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, या फिर आप अगर एक अकाउंटिंग के प्रोफेशन में हैं तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। इसके बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते या फिर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक एंटिटी के कॉन्सेप्ट को। क्या है बेसिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट? बेसिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर जो एंटिटी होती है वो उसके बिजनेस ओनर से अलग होती है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री अपने रिकॉर्ड्स में करते हैं या फिर अपने बुक्स में करते हैं तो हम बिजनेस को अलग मानते हैं और बिजनेस के ओनर को अलग मानते हैं। मीन्स बिजनेस की एंटिटी और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग होते हैं अकाउंटिंग के लिए। दोस्तों हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे बिजनेस में होने वाले वो ट्रांजैक्शन जिन्हें हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर मनी के फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं को हम अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज़ इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे अगर आप गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो उन्हें हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, तो हम उन्हें रिकॉर्ड अपने अकाउंटिंग बुक में कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उन्हें मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता तो हम उन्हें अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चलिए अगले कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है? गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को हम एक लॉन्ग रन में परफॉर्म करने के लिए इस्टेब्लिश करते हैं। मीन्स बिजनेस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम नहीं करते हैं। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के अंदर तो वो लंबे समय के लिए आप बिजनेस को रन करने का सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। तो इससे हमें बुक्स में जो असेट है बिजनेस की उनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। इसलिए गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हम बिजनेस को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए या फिर इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए परफॉर्म करते हैं, बिजनेस को करते हैं। तो ये होता है गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट। इससे हमें असेट की वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी होती है, क्योंकि असेट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है अपने बिजनेस में, तभी हम अपनी बैलेंस शीट में उसे प्रॉपर वैल्यूएशन कर सकते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट। दोस्तों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को लॉन्ग रन में परफॉर्म करते हैं, और जब हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ या बिजनेस के ऑपरेशन को लॉन्ग रन में परफॉर्म करते हैं तो बीच बीच में हमें बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस के इवेल्युएशन के लिए की भी आवश्यकता होती है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होते हैं बिजनेस के, वो हम एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड के अंडर में मेज़र करते हैं। मीन्स एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हम इन प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम बिजनेस की असेट्स और उसकी लाइबिलिटीज़ का भी एनालिसिस करते हैं। तो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। वो टाइम पीरियड ही अकाउंटिंग पीरियड होता है। नॉर्मली हम इसे 1 साल का टाइम पीरियड मानकर चलते हैं, और नॉर्मली ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को ये एंड होता है।
तो हम अगर इनकम टैक्स भी प्रॉपर फाइलिंग करते हैं तो वहाँ पर भी हमें वो एनुअली ही फाइल करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड भी हम 1 ईयर का नॉर्मली लेकर चलते हैं, और अलग अलग इंटरप्राइज में ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट नॉर्मली हम 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले वीडियोस में। अभी केवल हम आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे रहे हैं इन कॉन्सेप्ट का, डिटेल में भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, जो है कॉस्ट का। दोस्तों, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि जब भी हम बिजनेस में कोई असेट परचेस करते हैं तो उसे हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसकी परचेस प्राइस पर ही उसे कॉस्ट करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स परचेस प्राइस के साथ उसमें इंस्टॉलेशन प्राइस, ट्रांसफ़र प्राइस और इस टाइप के कुछ खर्चे हो सकते हैं, इस टाइप के कुछ एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जो कि मशीन को यूज़ करने के पहले उसमें किए जाते हैं। ये उसके इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हो सकती है, ट्रांसफ़र की कॉस्ट उसमें ऐड की जा सकती है। तो किसी असेट की कॉस्ट में उसके एक्विजिशन की कॉस्ट, परचेस प्राइस और साथ में उसके ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट को भी ऐड किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें लिखा है ड्यूल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट। देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट या 2 फोल्ड्स होते हैं। हम उन्हें 2 अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स एक ही ट्रांजैक्शन को हम 2 अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड करते हैं। यही ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है और यही ड्यूल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का कोर होता है। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन होगा एक बार, लेकिन उसे 2 अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम हमें पढ़ना है आगे भी ड्यूल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। चलिए आगे पढ़ते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि हम बिजनेस में होने वाले बिजनेस ट्रांजैक्शन को एज ए रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर कब उसे रियलाइज करेंगे। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज माना जाएगा जब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। सपोज आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आपको पेमेंट जो है उसका बाद में मिलता है, जो रिसिप्ट उसकी बनती है, जो सामने वाला जो डेप्टर है वो आपको बाद में पेमेंट करता है, बट वो प्रोडक्ट पहले लेकर जाता है। तो जिस दिन आपने सेल किया है उस दिन हम उसे कंसीडर करेंगे रेवेन्यू, मीन्स उस दिन हम उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंटिंग बुक में। उस दिन नहीं, जिस दिन वो आपको पेमेंट करेगा। तो यही रेवेन्यू रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस दिन हम वो बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसी दिन उसे माना जाएगा एज अ रेवेन्यू, न कि उस दिन जब उसका पेमेंट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो हम इस पर एक डिटेल वीडियो आगे और बनाने वाले हैं इस टॉपिक पर। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम सभी पर सेपरेटली वीडियो बना के आपको समझाएंगे डिटेल में। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है मैचिंग का। मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। दोस्तों, मैचिंग के कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि हर अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का इवैल्यूएशन करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम
इवेल्युएट करते हैं तब हम साल भर में होने वाले जितने भी रेवेन्यूज़ हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी को मैच करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों का या प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। इसे ही कहा जाता है मैचिंग। अब यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम तभी रेवेन्यू में कंसीडर कर सकते हैं या फिर तभी अपनी अकाउंटिंग बुक में रियलाइज़ करेंगे जब वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ था। मीन्स जब आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया था तो एक्चुअल में जब वो प्रोडक्ट सेल होगा उसी की डेट को हम कंसीडर करेंगे, न कि उस डेट को जब उस प्रोडक्ट के सेल करने पर आपको पेमेंट मिला। हो सकता हो पेमेंट आपको 1 महीने बाद या 1 साल बाद मिले, बट हम जिस दिन सेल हुआ उसे तभी रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर मैचिंग के कॉन्सेप्ट में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हम मैचिंग का एक कॉन्सेप्ट ही यूज़ करते हैं, दोनों को मैच करते हैं। मीन्स रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्या होता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों इस फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि जब भी हम ईयर के लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसे हमें प्रॉपरली प्रिपेयर करना होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उसे प्रिपेयर करना होता है और उन्हें हमें पूरा डिस्क्लोज करना होता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। मीन्स हमारी बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें इन स्टेटमेंट्स को देखने में इंटरेस्ट होता है, जैसे हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे सेबी होता है जो हम अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में लिस्टेड करते हैं, शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें ये सारे स्टेटमेंट सेबी को भी दिखाना होते हैं। बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वहाँ भी दिखाना होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो हमें ये प्रॉपर डिस्क्लोज़र हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाते हैं जो कि हम इंटरेस्टेड पार्टीज़ के सामने रखते हैं। तो ये फुल डिस्क्लोज़र का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें अपने जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुए हैं या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कंपनी के या फर्म के, उन्हें एक प्रॉपरली एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो कि गवर्नमेंट ने दिया है उसमें हमें बनाना होते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगला कंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम इनका एक अलग से वीडियो भी बनाने वाले हैं। सभी कॉन्सेप्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। तो दोस्तों कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, उन्हें हम साल दर साल सेम ही बना कर रखें या फिर एक ही टाइप का पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को यूज़ करें, ताकि हम ओवर द पीरियड अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें और अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को दूसरे किसी इंटरप्राइज की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकें। ऐसा वो तभी कर पाएंगे जब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर हमारे अकाउंटिंग के लिए फॉलो की जाने वाली पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को हम कंसिस्टेंट रखें, एक जैसा रखें। हालांकि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं। हम जो नेसेसरी चेंजेस हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में वो कर सकते हैं, बट उन्हें हमें हाईलाइट करना होगा। जब हम उन चेंजेस को करते हैं तो उससे होने वाले इम्पैक्ट को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हाईलाइट करना होगा, उसके क्या रिफ्लेक्ट्स होंगे वो सारी चीज़ें उसमें बताना होगी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हम एक प्रॉपर प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को और पॉलिसीज़ को फॉलो करें अकाउंटिंग के लिए,
ज़्यादा उसमें चेंजेस ना करें, और अगर चेंजेस करते भी हैं तो उसे प्रॉपरली इंडिकेट करें, उन्हें प्रॉपरली हाईलाइट करें, ताकि जब हम ओवर द पीरियड अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो आसानी से उसे कंपेयर कर सकें। मीन्स आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल होना चाहिए। वो कंपेरेबल तभी होगा जब वो कंसिस्टेंट होगा, सेम टाइप की पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस उसके बनाने में यूज़ की जाएगी। तो अब देख लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एक विवेकशीलता का सिद्धांत भी है, या विवेकशीलता का कॉन्सेप्ट भी है। इसमें ये कहा गया है कि जब भी आप दोस्तों जब भी हम अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे, तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि हमें हमारे जो प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो ओवर स्टेटेड न हो जाए। मीन्स प्रॉफिट ज़रूरत से ज़्यादा शो न हो जाए, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और ये चीज़ें कौन कौन सी है, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर दिया गया है। मीन्स जैसे हमने अगर कुछ परचेस किया है, प्रोडक्ट परचेस किया है, गुड्स परचेस किए हैं, तो जब हम उसका क्लोजिंग स्टॉक बनाएंगे तो हम उसे उस कीमत पर रखेंगे जो हमने परचेस किया है, या फिर उसके मार्केट वैल्यू पर। ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो वैल्यू है वो ज़्यादा कम है। जिस प्रोडक्ट को हमने जिस प्राइस पर परचेस किया है, अगर लास्ट में उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसे मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने अकाउंटिंग की बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे। और यदि उसकी कीमत बढ़ जाती है तो हम उसे परचेस प्राइस पर रखेंगे। अगर हम बढ़ी हुई कीमत को या फिर बढ़े हुए प्राइस को अगर हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है अनावश्यक रूप से ज़्यादा दिखाई देगा। और अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा तो उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिन्होंने भी आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें आपको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि आपको हुआ ही नहीं है। तो ये जो ओवर स्टेटेड प्रॉफिट है, इसको कम दिखाने के लिए हम ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इसके अंदर परचेस प्राइस को हम या फिर गुड्स के प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको मार्केट के प्राइस से कंपेयर करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक में जब हम लास्ट में उसे लिखते हैं तो मार्केट प्राइस के या फिर परचेस प्राइस दोनों में से जो कम हो उसके हिसाब से लिखते हैं। बढ़े हुए प्राइस को नहीं लिखते हैं। बढ़े हुए प्राइस को लिखा तो वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा हुआ बताएगा, जो कि हम नहीं कर सकते या हम नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे उस बढ़े हुए प्रॉफिट का हमें जो है हमारे शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को भी बड़े हुए प्रॉफिट के हिसाब से हमें पैसा देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमारा एक अलग से कंजर्वेटिज्म पर वीडियो बनाने वाले हैं, उसके लिए वेट कर सकते हैं। हम बनाएंगे उस पर, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में उसे समझाएंगे। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसे हम देखते हैं पहले। दोस्तों, मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें बिजनेस के अंदर मटेरियल फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। हमें ऐसे फैक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो कि हमारे इनकम के डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं या फिर उसके लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बिज़नेस में होने वाले जो छोटे मोटे खर्चे हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्मली हम उन्हें पेटी कैश या इनके अलग से एक स्टेशनरी का या फिर अलग से कुछ
हेड्स बना के अलग कर देते हैं। अब जैसे अगर हम स्टेशनरी परचेस करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हम एक एक चीज़ का अलग से कॉलम नहीं बनाते हैं कि कितने पेंसिल, कितने रबर और उस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम स्टेशनरी परचेस करते हैं तो हम एक स्टेशनरी का हेड बनाकर उसे वहाँ पर लिख देते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। अब वो स्टेशनरी चाहे इस अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ हुई हो या न हुई हो, हम उसे रिकॉर्ड कर देते हैं। अब अगर हम थिएटर का देखें कि अगर हमने कोई खर्चा किया है जो किसी थिएटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया गया हो, तो हम यहाँ पर उसे मेंशन करेंगे मटेरियल फैक्ट में, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में यहाँ पर अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो उससे इनकम बढ़ाई जा सकती है। तो वो एक मटेरियल फैक्ट होगा हमारे लिए। इसे हम और डिटेल में देखेंगे जब हम मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे, तब हम इसे और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाएंगे। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जो अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस में, वो अनबायस्ड होना चाहिए। मीन्स आपकी अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंट या किसी के और के बायस्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर हम अकाउंटिंग को ऑब्जेक्टिव मैनर में करने की बात कर रहे हैं, जिसको करने के लिए हम वेरीफाएबल वाउचर या फिर डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। ये वाउचर और डॉक्यूमेंट ही आपके बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, और ये अकाउंटेंट या फिर किसी और से बायस्ड नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें अकाउंटिंग को ऑब्जेक्टिव मैनर में करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मैनर से अकाउंटिंग करेंगे तो ये अकाउंटेंट्स और किसी और के अंदर बायस्ड नहीं होगा। मीन्स किसी और के प्रभाव में नहीं रहेगा। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, यही थे अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने इस वीडियो में आपको कवर किए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक से ही समझाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस भी हमारे आने वाले हैं। हर कॉन्सेप्ट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा जिसमें हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में इन कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और इस टाइप के वीडियोस और भी अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं या फिर हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अगर आप सबसे पहले चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।